नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के टॉप 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे और इसके हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। ये चौथा भाग है और अगर आपने 3 सेट नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए। हमारी प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके थे 70 और उसी के आगे शुरू करते हैं। में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, सबसे पहले आप ये जानो ये शुरू कब हुई थी? 2018 2019 में। ओके। इस योजना में इस योजना का जो उद्देश्य है वो है पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाना और जो अच्छा काम कर रही हैं उन पंचायतों को पुरस्कार देना। इसमें होता क्या है कि एक जिले से, ध्यान दें ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, एक जिले से 5 ग्राम पंचायतें, इनका चयन किया जाता है। और अब आप देखो कि हमारे पास 75 जिले हैं। हर एक जिले से 5 ग्राम पंचायत चुनी जाएगी। टोटल हो जाएंगे 375 ग्राम पंचायतों को टोटल एक वर्ष में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक। जब ये पुरस्कार दिए जाएंगे तो 5 ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं एक जिले से, तो किसी ग्राम पंचायत को पहला पुरस्कार मिलेगा, किसी को दूसरा मिलेगा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इस प्रकार से ये पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है। देखो जो पहला पुरस्कार प्राप्त करेगी उसको कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, इसे 8 लाख रुपए। दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 7 लाख रुपए। तीसरा जो पुरस्कार प्राप्त करेगी ग्राम पंचायत उसे मिलेंगे 5 लाख रुपए, इसे 3 लाख और इसे 2 लाख। तो ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ग्राम पंचायतों को, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा गांवों की वित्त की कमी को पूरा करना नहीं है, पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, यही सही हो जाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखो, आदर्श ग्राम के तहत वैयक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप क्या है? आदर्श ग्राम के तहत वैयक्तिक विकास से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं वो है व्यवहार में परिवर्तन, साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत। ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। इसमें देखो आदर्श ग्राम की बात आ रही है, तो एक आपने 2014 में एक योजना शुरू की गई थी, इसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें 2014 में ये शुरू की गई थी और इसमें गांवों का विकास करना था। हुआ ये था कि जो लोकसभा के सांसद थे उनसे कहा गया था कि आप 2016 तक एक ग्राम का विकास करिए। इनको जो टारगेट दिया गया था वो था कि आप 2016 तक एक गांव का विकास करिए, 2019 तक 3 गांवों का विकास करोगे और फिर 2024 तक 5 गांवों का विकास करोगे। तो ये सारी बातें आप याद रखो। ग्राम सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 2014 में शुरू की गई थी, उसमें लोकसभा सांसदों को क्या टारगेट दिया गया था, आपसे ये भी पूछ सकता है। 2016 तक कम से कम एक गांव का विकास होना चाहिए, 2019 तक 3 गांवों का विकास और 2024 तक 5 गांवों का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, में कहा गया है कि ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? उनकी सहायता के लिए होता है पंचायत सहायक। ठीक है। ग्राम विकास सचिव, इसकी सहायता के लिए एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1949 को। ये बातें एकदम कंठस्थ करिए। अच्छा, इसी में आपने एक अधिनियम पढ़ा होगा, अधिनियम 1947, यानी कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। इसकी कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? ये अधिनियम विधानसभा से कब पास हुआ? 5 जून 1947। ठीक है। विधान परिषद से कब पास हुआ? 16 सितंबर 1947। अब एक प्रश्न और आता है कि गवर्नर की स्वीकृति कब मिली? गवर्नर की स्वीकृति कब मिली? 7 दिसंबर 1947। और ये गजट में कब प्रकाशित हुआ था? 27 दिसंबर 1947। ये सारी बातें आप
ये सारे के सारे जो डेट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 75, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? याद रखिएगा, जो भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल है, वो यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? जो आयुष्मान भारत योजना है, वो शुरू हुई थी वर्ष 2018 में। अब देखो यहां से, जो आयुष्मान भारत योजना है, उसे शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है? कहाँ से शुरू किया गया था? क्या स्थान है? ये शुरू कहाँ से की गई थी? ये शुरू की गई थी रांची से। रांची कहाँ है? झारखंड में। ठीक है? और इस योजना के तहत कहा गया है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का इसमें वादा किया गया है। नेक्स्ट देखो, यदि एक गर्भ से एक साथ एक बच्चे से अधिक जन्म लें, तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई सूचना प्रपत्र नहीं भरना होगा। ये गलत है। अलग अलग सूचना प्रपत्र भरने होंगे, यही सही है। एक ही सूचना प्रपत्र बिल्कुल नहीं होगा, और ये दूसरा इसका पार्ट सही हो जाएगा। कह रहा है कि फिर से देखो, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र भरने होंगे। यहां से आपको एक या दो अधिनियम याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण। ठीक है? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये कब आया? 1969 में। याद रखिएगा इसको। और उत्तर प्रदेश से संबंधित एक याद रखो, उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु पंजीकरण, अ, जन्म मृत्यु पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण नियमावली, ये कब आई? 1976। ये दोनों ही अधिनियम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली कब आई थी? 1976 में। वहीं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आया था? 1969, और ये 76 में। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के पंचायतों के चौथे आम चुनाव ये कब संपन्न हुए? तो जो चौथे आम चुनाव हैं, वो संपन्न हुए थे 1972 1973। ठीक है? आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। अच्छा, ये जो चुनाव हुए थे चौथे आम चुनाव, इसमें क्या बता सकते हो आप कि अ, ग्राम पंचायतें कितनी थी? ग्राम पंचायतें उस समय जब ये चौथे आम चुनाव हुए थे, ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 72,834। ठीक है? उस समय न्याय पंचायतें कितनी थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 8792। ठीक है? अच्छा, ये तो चौथा चुनाव हुआ, क्या बता सकते हो पांचवा चुनाव कब हुआ? ग्राम पंचायतों के लिए जो पांचवा चुनाव था, वो कब हुआ? 1982 में। और 1982 में ये मार्च से लेकर जुलाई के मध्य हुआ था। तो ये आप डेटा जो है एक्स्ट्रा वो याद रखिए। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए इस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया गया। इसे देखो, ग्राम पंचायत विकास योजना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, ध्यान दें, ग्राम पंचायत विकास योजना ये कब शुरू की गई? तो आप ये फैक्चुअल डेटा याद रखो। ग्राम पंचायत जो विकास योजना है, उसे शुरू किया गया था 2015 2016 में। ठीक है? और इसका जो मेन मोटो है वो है हमारी योजना हमारा विकास। हमारी योजना हमारा विकास। अब इस ग्राम पंचायत विकास योजना में 5 चरण हैं। ये 5 चरण आपको याद रखने हैं, और इन्हीं चरणों में हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? पहला चरण क्या है? पहला चरण है वातावरण वातावरण का निर्माण। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है पारिस्थितिकीय पारिस्थितिकीय विश्लेषण। ये दूसरा चरण है। ठीक है? तीसरा चरण क्या है? आवश्यकताओं
या समस्याओं, आवश्यकताओं, समस्याओं पहचान करना की पहचान और की पहचान करना और प्राथमिकता निर्धारण करना। ठीक है। चौथा चरण क्या है इसमें? चौथा चरण है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण, संसाधनों का निर्धारण और ड्राफ्ट प्लान तैयार करना। ये देखो लिखा है, ये चौथा चरण है। ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। और चरण और बचा है पांचवा चरण। आप इसको भी ध्यान रखो। पांचवें चरण में क्या है? पांचवें चरण में है तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, ये पांच चरण है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस कब दिया जाता है? बैठक की तिथि से 15 दिन पहले। ठीक है। अब आप यहां से देखो एक बात। एक आपने अगर ये अधिनियम को पढ़ा होगा तो एक आपने अध्याय पढ़ा होगा, अध्याय 3। ये अध्याय भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। अध्याय 3 की एक धारा है, धारा 11। ठीक। इस 11 में क्या कहा गया है? इस 11 में कहा गया है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ठीक, इनकी बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसे बुलाएगा कौन? ये भी आपको पता होना चाहिए। बुलाएगा प्रधान। ठीक है। और मान लीजिए आज बुलाना है तो उसे कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? 15 दिन पहले सूचना देनी होगी। बात समझ पा रहे हो? ग्राम सभा की बैठकें साल में कितनी होती हैं? 2 बैठकें होती हैं। याद रखिएगा ये सारी। 2 बैठकें कहाँ कहाँ, किस किस अवधि में? एक होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल के पास। ठीक है। खरीफ की फसल के दौरान ये दो, एक साल में 2 बैठकें होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? और इसी धारा में आपसे अगर पूछा जाए कि ग्राम सभा की बैठक का कोरम, ये किस धारा में दिया गया है? इसी धारा में दिया गया है। कोरम होता कितना है? ग्राम सभा के टोटल मेंबर्स का 1/5 सदस्य कोरम होता है। ठीक है। ये बातें आप याद रखिए। फिर से समझ लो। ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस कितने दिन पूर्व दिया जाता है? 15 दिन पूर्व। ये सब किस धारा में लिखा है? धारा 11 है। 11 में ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसे कौन बुलाता है? ग्राम सभा की बैठक को प्रधान बुलाता है। और साल में कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए? 2। ठीक है। रबी और खरीफ के समय। और इसका कोरम कितना होना चाहिए? 1/5 सदस्य। ये कोरम की बात किस धारा में है? धारा 11 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय परियोजना के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली भांति संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इसको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये किसका कथन है? ये कथन आप एग्जैक्ट याद रखो। ये कथन है हिग्स का। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखो, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? नगर पालिकाओं की जो संरचना है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपसे ये पूछा है। अब यहां से जरा देखो, अगर हम लिखे नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका में आपको कई सारे आर्टिकल्स हैं लेकिन ये 3 आर्टिकल्स, ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित है, आप इनको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 243 का था। ठीक। 243 का था और 243 का दा। ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स हैं, था और दा। ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स हैं, आप इनको ध्यान रखिए। 243 के ता में क्या है? नगर पालिका की परिभाषा। 243 का था, थर्मस वाला है ये। इसमें क्या है? इसमें है, यहां परिभाषाएं हैं, यहां है नगर पालिकाओं का गठन। और 243 का जो दा है, इसमें है नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है। तो आपसे संरचना के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा हाँ जी। ठीक है।
और 243 का जो धा है, धा में आप ऐसे समझ लो 243 का जो धा आर्टिकल है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए। यहां पर क्या है? यहां पर है वार्ड समितियों, वार्ड समितियों का गठन और संरचना। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी गलत है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यही सही है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ठीक है, अब देखो जरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, और निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो क्या बता सकते हो, पंचायतों के लिए जो निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 243 का टा। ठीक है, 243 का के, इलेक्शन के बारे में। और क्या बता सकते हो, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? वो हैं मनोज कुमार। इसको भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? अशोक मेहता साहब, ये समिति बनी कब थी? बनी थी 1977 में। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? रिपोर्ट की गई थी 1978 में। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी। इस समिति ने क्या सुझाव दिए? इस समिति ने सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज का, पंचायती राज का गठन किया जाए। कौन कौन से दो स्तर थे? एक था मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर, और दूसरा था जिला स्तर पर। ठीक है, पंचायती ये जो अशोक मेहता समिति है इसमें यह भी कहा गया था कि जहां की आबादी 15,000 से 20,000 के मध्य हो, वहां पर क्या होगा? जहां की आबादी 15,000 से 20,000 हो, वहां पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए। ये भी इन्होंने सुझाव दिया था, है ना? और साथ ही साथ अशोक मेहता ने एक बात और बड़ी गंभीर बात कही थी। इन्होंने कहा था कि दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव होने चाहिए, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को पंचायतों के चुनाव में प्रत्यक्षता हस्तक्षेप करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का बोलबाला भी होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। तो ये सारी बातें आप याद रखो। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था अशोक मेहता की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कब की गई थी? आंसर होगा 1978। और अशोक मेहता की समिति कब गठित की गई थी? तो आंसर होगा 1977। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है? ये है हिंद स्वराज, इसको आप एज इट इज याद कर लो। इस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है हिंद स्वराज। नेक्स्ट देखो, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए, सदस्य होने के लिए निरर्हता संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन करता है? निरअर्हता संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन करता है? आर्टिकल आपने एक पढ़ा होगा 243 का एफ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सदस्यता के लिए अयोग्यता। ठीक है, सदस्यता के लिए अयोग्यता, ये कहता है। और अयोग्य इसके द्वारा घोषित किया जाएगा विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट। और किस अनुच्छेद में है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान? 243 का एफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत की दो लगातार बैठकों के बीच कितने मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो ध्यान दो, यहां कंफ्यूजन बहुत होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक अध्याय है 3 और एक अध्याय है 3 का।
ठीक। अध्याय 3 में ग्राम सभा की बात की गई है, जबकि अध्याय 3 के का में ग्राम पंचायत की बात की गई है। याद रखिएगा इसको। अध्याय 3 में ग्राम सभा की बैठक और नृत्य की बात की गई है, जबकि यहाँ ग्राम पंचायतों की बैठकों की बात की गई है। अब देखो अध्याय 3 में एक धारा है, धारा 11। ठीक। इसमें कहा गया है कि एक साल में ग्राम सभा की दो बैठक होनी चाहिए, एक रबी की फसल के बाद और एक खरीफ की फसल में। जबकि अध्याय 3 के का में ग्राम पंचायत में कहा गया है, एक धारा है, धारा 12 का खा। ये धाराएं भी आपको याद रखनी है। ठीक है। धारा 12 का खा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक मास ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए, और दो बैठकों के में जो समय का अंतर है वो 2 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें धारा खा में कही गई हैं। आंसर हो जाएगा 1 मास 2 मास। ठीक है। तो ये बातें आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, और दोनों में अंतर आपको करना आना चाहिए कि ग्राम सभा में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत में क्या कहा गया है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? नेक्स्ट देखो, भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी। मंडल पंचायत की संस्तुति किसने की थी? हमने अभी आपको बताया था, अशोक मेहता। अशोक मेहता साहब, अशोक मेहता समिति 1977 में ये बनी थी, 1978 में ये इसने रिपोर्ट सौंपी थी। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, कुछ समितियां हैं, जैसे मैंने एक बताया था पिछले लेक्चर्स में आपको, बैक्स, ये याद रखिएगा। बी फॉर बैग, बी फॉर बी फॉर होता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति। ए फॉर, याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति। जी फॉर जी वी के राव समिति। और एस फॉर सिंघवी समिति। ठीक है। इनके ईयर्स भी पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी बता सकते हो आप? 1957 में। अशोक मेहता 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में। और सिंघवी समिति 1986 में। तो ये ट्रिक आप याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आरक्षण की बात हो रही है आपसे, आरक्षण की बात हो रही है, तो 243 का घा या डी भी लिखा होता है, यहां पर है आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है। इसी आर्टिकल में एक सब आर्टिकल भी है, 243 का घा सब आर्टिकल 2। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है महिला आरक्षण को लेकर। अगर बहुत अंदर तक क्वेश्चन जाएगा तो इस प्रकार से पूछेगा, उनके सब आर्टिकल्स भी पूछ सकता है। आरक्षण कहां पर है? 243 का घा में। ठीक है। अच्छा, ये जो माँ है 243 का माँ, इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है वित्त आयोग के बारे में। काहे का वित्त आयोग है? वित्त आयोग है किसका? ये है नगर पालिका सेक्शन, नगर पालिका के सेक्शन का। ठीक है। नगर पालिकाओं के वित्त आयोग का वर्णन है 243 के माह में। अब आ जाओ 243 का ता, इसमें क्या वर्णन दिया गया है? इसमें है नगर पालिकाओं की, नगर पालिकाओं की परिभाषा। ठीक है। ये भी आप याद रखो। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ो। ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस, पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। कौन है किसकी अनुमति के बिना नहीं करेगा? ये कौन है? ये है कलेक्टर। आ जाओ इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। एक धारा आपने पढ़ी होगी, धारा 28 का गा। ठीक। क्या है इसमें? धारा 28 के गा में इसमें है भूमि प्रबंधक समिति। इसको आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी में। भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य या अधिकारी, अधिकारी कोई
लाभ का पद कोई लाभ नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है धारा 28 के गा में। अच्छा, अगर लाभ उठाना हो तो फिर क्या करेंगे? कलेक्टर की अनुमति के बिना, कलेक्टर की अनुमति के बिना। ठीक है, इस धारा को आप याद रखो। किसकी अनुमति से किसकी अनुमति से ये सारा काम होगा? कलेक्टर की अनुमति से। अच्छा, एक धारा और है, धारा 28 का, ये भी याद रखो। धारा 28 के का में क्या कहा गया है? भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना, भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना। याद रहे, भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना किस धारा में है? धारा 28 का। एक धारा आप याद रखिए, धारा 28 का खा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें है भूमि प्रबंधक समिति के कार्य। ये तीन धाराएं हैं जो आपको एज इट इज याद करनी है। ठीक है, आगे देखो। जल जीवन मिशन के तहत व्यय धनराशि में पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों को कितना प्रतिशत योगदान केंद्रीकृत है? आपसे ये पूछा गया है। अब आप देखो, ये जो जल जीवन मिशन है 2019 में आया था। ठीक है, ये योजना 2019 में आई थी। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति अ, प्रति व्यक्ति जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति जल प्रदान किया जाएगा, ये इसका लक्ष्य था। फिर से समझो, जल जीवन मिशन 2019 के तहत लक्ष्य था कि 2024 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान किया जाएगा। अच्छा, इसमें वित्त पोषण कैसे होगा? इस योजना के तहत, इस योजना में कहा गया था कि वित्त पोषण दो प्रकार से होगा, 90:10 के अनुपात में, और एक होगा 50-50 के अनुपात में। 90-10 यानी 90 रुपया केंद्र देगा, 10 रुपया राज्य देगा। ऐसे कौन से राज्य थे जिनको केवल 10 रुपया लगाना था? वो थे आपके पर्वतीय राज्य। पर्वतीय राज्य मतलब जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पर्वतीय राज्य थे। और थे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। उन वहां पर इस योजना को लागू करने के लिए 90 रुपया खर्च करती थी केंद्र सरकार, और 10 रुपया खर्च करते थे ये राज्य। लेकिन जो नॉर्मल राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, वहां पर 50-50 का रेशियो था। यानी 50 रुपया इस योजना के तहत अगर केंद्र सरकार खर्च करेगी, तो 50 रुपया ही खर्च करेंगे राज्य। ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं साधारण राज्य। तो पर्वतीय और नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है रेशियो? 90-10 का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? तो ये सबको पता होगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये कब आया था? 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, क्या बता सकते हो ई दाखिल पोर्टल कब आया था? ये आया था 7 सितंबर 2020 को। ई दाखिल पोर्टल करता क्या है? ये उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल है। तो ये पोर्टल्स जितने भी हैं वो आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत में चल रहे सीसीसी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग करता है डीपीआरओ। डीपीआरओ, डीपीआरओ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज, पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, या हम कहें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डीपीआरओ। तो ये मॉनिटरिंग करता है सीएससी सेंटर की, डीपीआरओ। ठीक है, और जो सीएससी होता है कॉमन सर्विस सेंटर, ये ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की ये एक पहल है। और अगर आपको सीएससी खोलना है यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलना है,
आपको कम से कम 10 पास होना चाहिए, ठीक है? और आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायतों के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थित बाजारों, हाटों तथा मेलों की बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करने पर इसके द्वारा कर लगाया जाता है। ये सबको पता होगा, ग्राम पंचायत इसमें कर लगा सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ से अब आर्टिकल पूछे जाते हैं आपसे। तो आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल है, एक धारा है, धारा 37। ठीक है? धारा 37 में क्या है? धारा 37 में है करों या शुल्क का आरोपण। ठीक है? करों या शुल्क का आरोपण। इसमें 5 रुपया प्रतिदिन, अ, अगर आपकी ग्राम सभा में कोई मनोरंजन या फिर चलचित्र का आयोजन किया जाता है तो 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स ले सकते हो। पशुओं पर 3 रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से टैक्स लोगे और वाहनों पर 6 रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से टैक्स लोगे। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है? ये लिस्ट आपको याद रखनी है। तो आपसे अगर पूछा जाए ग्राम पंचायतें कर लगा सकती हैं किस धारा के आधार पर, धारा होगी 37। तो ये धारा याद रखो, ग्राम पंचायतें किस धारा के आधार पर टैक्स लगाती हैं बाजारों में, हाटों में, मेलों में, या इन सभी जगहों पर। धारा 37 है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, सीएससी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन क्या है? सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन क्या है? यह है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, बिल्कुल। प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, ये भी सही है। मांग पर शासन और सेवाएं, ये भी सही, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये भी मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट देखो, अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफारिशें दी थी? अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977। और रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। एकदम रटा होना चाहिए सब। कितनी सिफारिशें थी अशोक मेहता ने दी थी? 132, 132 सिफारिशें। इन्होंने, अशोक मेहता ने क्या बोला था कि मंडल पंचायत, मंडल पंचायत का गठन करो, लेकिन किस आबादी तक? 15,000 से 20,000 की अगर आबादी है तो वहां मंडल पंचायतों का गठन होना चाहिए। ये 3-4 बातें हैं कुछ कुछ समितियों में, ये एकदम हमारे एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, तो यहाँ आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया था। तो मैंने अभी बताया था अशोक मेहता कहाँ है, ये है अशोक मेहता। 1977 बनी, 1978 में खत्म हुई। रिपोर्ट पेश की, 132 रिपोर्ट थी, और 15,000 से 20,000 इन्होंने कहा था कि आबादी है तो वहां मंडल पंचायत का गठन करो। इन्होंने कहा था राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होना चाहिए पंचायती राज चुनावों में, है ना? ये सारी बातें याद रखो। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष किसे होना चाहिए? बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था? याद करिए। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि जिला परिषद का, जो जिला परिषदें होती हैं उसका जो अध्यक्ष होना चाहिए वो होना चाहिए जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी को। ठीक है। क्या आप बता सकते हो 1952 में क्या आया था? 1953 में क्या आया था? 1952 में कौन सी योजना आई थी और 1953 में कौन सी योजना शुरू हुई थी जिसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट देखो, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो एक आर्टिकल है, अ, आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 का धा, ये अनुच्छेद है, ध्यान देना। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद में कहा गया है जो वार्ड समितियों पर, अ, या हम कहें वार्ड समितियों का गठन और संरचना, ध्यान दें, वार्ड समितियों के गठन और संरचना की बात कहाँ की गई है? 243 के धा में। ठीक है। 243 धा, क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है 3 लाख या अधिक
जनसंख्या वाली नगर पालिका, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में एक या अधिक वार्डों के लिए या एक या अधिक वार्डों को मिलाकर अ, वार्ड समिति वार्ड समिति का गठन किया जाए। आओ देख लो फिर से। आर्टिकल 243 के धा में कहा गया है वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना, और इसमें कहा गया है कि 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाए। तो यहां से ये आप याद रखो, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली। तो वही आपसे पूछा गया है कि वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, 3 लाख या इससे अधिक। ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो ये हमारा भाग 4 है ग्राम पंचायत अधिकारी का, और आरओ एआरओ की परीक्षा की वजह से ये कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो आशा करता हूँ कि ये अब कंटिन्यू रहेगी, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।